गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस का डिस्कस करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ उसका एनालिसिस भी करते जाना है जो एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है। इसी से संबंधित क्वेश्चन 3-4 भी हम लोग करेंगे। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर है पोलैंड। ब्लेडा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, पोलैंड में। तो हम जानेंगे कि इसके अलावा कौन कौन सा रेगिस्तान है जो एग्ज़ाम में पूछता है। तो चलते हैं उसकी ओर। ये वर्ल्ड मैप आपके सामने है। हमने जो ब्लेडा रेगिस्तान बोला था वो कहाँ पे स्थित है, मध्य यूरोप में स्थित है। ये मध्य यूरोप है, ये वाला एरिया यूरोप ब्लू कलर का है, इसमें मध्य यूरोप में स्थित है ये। अगर पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो हम लोग बोलेंगे गोबी मरुस्थल, और वो स्थित है चीन में और मंगोलिया में। मंगोलियन था। फिर यदि अटाकामा का बात आए तो वो साउथ अमेरिका में चिली में स्थित है। अगर कालाहारी मरुस्थल की बात आए तो वो अफ्रीका में स्थित है। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात आए तो वो भी अफ्रीका में स्थित है, जिसका नाम है सहारा। तो साउथ अमेरिका में जो है उसको अटाकामा बोले, अफ्रीका में जो है उसको कालाहारी मरुस्थल बोले। ये दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है। और वही दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बोले तो वो सहारा। एशिया का सबसे बड़ा बोला जाए तो वो गोबी। ये था अपना मरुस्थल से संबंधित प्रमुख प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया। तो रॉलेट अधिनियम जो आया था वो 1919 ईस्वी में आया था। इस समय मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड इस समय शासन कर रहे थे, और जो जिसकी अध्यक्षता में ये आया था उसका नाम था सिडनी रॉलेट। इसका नियम ये था कि अगर कोई भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो उसे शक के आधार पे नज़रबंद कर लिया जाता था। नज़रबंद यानी कि उसको बंदी बना करके रख लिया जाता था। इसी में दो व्यक्ति थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो इन दोनों को भी बंदी बना लिया गया था। इसको छुड़ाने के संबंध में जलियांवाला बाग में मीटिंग चल रही थी। उसी समय जनरल डायल ने उस पर गोली चला दिया। तो इस घटना को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, और ये घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में घटा जाने वाला ये घटना इतिहास में महत्वपूर्ण है, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानी पौधे के बाह्य त्वचा पे मोम जैसा पदार्थ की परत पाई जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो मोम जैसा जो ये पदार्थ पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटीन। इसको क्या बोलेंगे, क्यूटीन। वनस्पति का जो ये पौधा का जो कोशिका होता है वो बना होता है सेल्यूलोज का। और दृढ़ उत्तक जो ये दृढ़ कोशिकाएं जो होती है, उत्तक जो होती है, वो बना होता है लिग्नन का। और रेगिस्तान में उगने वाले पौधा को हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग जेरोफाइट कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे, जेरोफाइट। रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेरोफाइट। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन परमाणु के बारे में क्या कहा जाता है, ये जो लिखा हुआ है इससे क्या तात्पर्य है इसको बताना है। तो देखिए, इसका अर्थ होता है, इसमें जो सबसे नीचे लिखा हुआ है ये परमाणु संख्या को बताती है। ऊपर जो लिखा हुआ वो परमाणु द्रव्यमान को बताती है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, और प्रोटॉन की संख्या ऑप्शन बी और सी दोनों में 6 दिया हुआ है। अब बचा कि न्यूट्रॉन उसमें कितना होगा। तो न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वो होगी, न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना हो तो परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन की संख्या को घटा देते हैं, यानी कि 12 में से 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, 6। 6 परमाणु संख्या भी हो जाएगा और 6 द्रव्यमान संख्या भी हो जाएगा। ये सॉरी, परमाणु संख्या भी हो जाएगा 6 और न्यूट्रॉन की संख्या भी हो जाएगी 6। और इस दोनों को जोड़ देंगे तो वो दोनों का जोड़ ही होता है 12, जिसको हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कि 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगा। तो शक्ति निकालना है। शक्ति किसको बोलते हैं,
कार्य करने की क्षमता, दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। जैसे 1 किलोमीटर यदि दौड़ना है तो हिरन भी दौड़ सकता है और शेर भी दौड़ सकता है, लेकिन जो स्पीड में दौड़ेगा उसका शक्ति अधिक होगी। तो हम लोग निकालते हैं इसको एक फार्मूला के माध्यम से। इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ m को हम लोग द्रव्यमान बोले जो 80 kg है, ऊंचाई को h बोले जो 40 मीटर है, और समय को t बोले जो 50 सेकेंड है। तो इसके लिए उसके बाद जो उसमें ऊर्जा होगी, कार्य होगी, उस कार्य को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि वो स्थिर था, उसको हम लोग उठा रहे हैं। तो स्थिरता के कारण जो कार्य हुआ, ऊर्जा खपत हुई है, उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और उसको पी से डिनोट करेंगे। पी से पोटेंशियल, ई से एनर्जी। और जो ऊर्जा होता है वो कार्य, उसी को हम लोग कार्य भी कहते हैं, क्योंकि कार्य में खपत ऊर्जा जो होती है उसी को हम लोग, उसी का ये फार्मूला है। तो कार्य बोला जाए या स्थितिज ऊर्जा बोला जाए, एक ही बात है। इसका फार्मूला होता है mgh। इसका फार्मूला क्या होगा? mgh। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है शक्ति के बारे में। शक्ति क्या होता है? शक्ति का फार्मूला होता है P। तो देखिए P जो होगा, P बराबर क्या होगा फार्मूला? W/T, क्योंकि कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति। W कार्य है, इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा भी बोल सकते हैं। T समय है, और इस दोनों के अनुपात को हम लोग बोलेंगे शक्ति। तो अब हम इसको निकालेंगे किस प्रकार से? W का फार्मूला जो दिया हुआ है, देखा जाए, P बराबर दिया हुआ था, P बराबर W/T, और W का जो मान लिखा हुआ है वो क्या होता है? W यानी कि कार्य, कार्य बराबर mgh। स्थितिज ऊर्जा के कारण यहाँ पे ऊर्जा खपत हो रही है, तो mgh/T। अब हम लोग एक एक करके सभी का मान निकालेंगे। m का मान कितना दिया हुआ था? द्रव्यमान था 80 kg। g, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसका मान कितना है? 10 होता है, और ऊंचाई कितना पे तक ले जाना है? 40 मीटर तक। समय कितना खपत होगी? 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में हमको इसको ऊपर ले जाना है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जीरो कट जाएगी, 5 से ये कटेगा 16 बार में, और जब इसको गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा? 16 चौके 64। तो ये फाइनली जो आ जाएगा वो क्या होगा? फाइनली 640 जूल प्रति सेकेंड। 16 चौके 64, 640 जूल प्रति सेकेंड। ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 640 जूल प्रति सेकेंड। तो यहाँ हमने जाना कि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला mgh, गतिज ऊर्जा का फार्मूला ½mv² होता है, और ऊर्जा कोई भी हो उसको हम लोग कार्य में कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका जो मात्रक होगा वो हमेशा जूल होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया है। तो इका जो एल्यूमिनियम है उसको हम लोग गैलियम के नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलेंगे? गैलियम। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 4 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? फिर से यहाँ कार्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो कार्य का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर बल दिया हुआ है और बल लगाने से वस्तु में विस्थापन हुई है। तो यहाँ जो फार्मूला अप्लाई कर, कार्य यानी कि कार्य बराबर होता है W बराबर बल गुना विस्थापन, Fs। और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसके बाद cos थीटा भी हम लोग लिखते हैं। चूँकि यहाँ थीटा का कोई कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग cos थीटा को कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, केवल जानेंगे कि बल और s, बल गुना विस्थापन। तो बल कितना दिया हुआ? यहाँ जो बल है वो है 60 न्यूटन का, और विस्थापन जो हो रहा है वो हो रहा है 4 मीटर। तो 6 चौके 24 यानी कि 240 आ जाएगा इसका आंसर। 240 ये वर्क का मान आया। वर्क को का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। तो कितना कार्य होगा? 240 जूल होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया? 240 जूल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को कहा जाता है क्या?
प्रोटीन की जो जानकारी देती है उसको हम लोग बोलते हैं जीन। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोहानसेंस ने किया था, और इसका जो प्रयोग हुआ था ये किनके द्वारा हुआ था? जोहानसेंस के द्वारा 1909 ईस्वी में। 1909 इतिहास में एक फेमस डेट है, बता सकते हैं ये किस लिए? कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि डैश भारत का शहर है जिसने अपने यहाँ वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पे रंगों का होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की है। दोस्तों वो शहर है दिल्ली। बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ईंधन को हम लोग को वाहन में चिपकाना होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होगा वो mgh। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? mgh। अभी हम लोग fs के बारे में भी पढ़े थे। fs क्या था? बल गुना विस्थापन, कार्य को इसमें नापा जाता है। mgh के बारे में भी पढ़े थे, ये क्या है? स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद बचा है ये हाफ mv², इसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं, जिसका यूज इस सेट में तो नहीं है, हो सकता आगे होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है क्या? तो काला जार जो जीव है उसकी उत्पत्ति का जो कारण है उसको हम लोग देखेंगे क्या है। तो ये जो जीव है इसकी जो उत्पत्ति होती है वो होती है अधोमुखी युग्मक विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अधोमुखी युग्मक विखंडन के द्वारा। और ये जिस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है उसका नाम क्या है? लिसमैनिया डोनोवानी। क्या नाम है? लिसमैनिया डोनोवानी। और ये एक प्रोटोजोआ है जिसका वाहक होता है सैंड फ्लाई या बालू मक्खी। हम लोग बालू मक्खी का एक देखिए, यही है बालू मक्खी। इसी का जो ये मुख होता है इसी में पाया जाता है लिसमैनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ। इसी के शरीर में बैठने या चाटने से या भोजन पे बैठने से फैलती है काला जार की बीमारी। काला जार में तेज बुखार शरीर में आती है। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। वो कहाँ पे स्थित होगा? मध्य प्रदेश राज्य में। चलते हैं बांध से रिलेटेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गांधी सागर बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे गंगा सागर परियोजना। गंगा सागर परियोजना अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पे है? चंबल नदी पे है। इससे पूछा जाता है ये कौन सा नदी पे स्थित है? तो गंगा सागर परियोजना जो है वो किस नदी पे स्थित है? चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर परियोजना वो राजस्थान में। राणा प्रताप परियोजना कहाँ स्थित है? राजस्थान में। रा से राणा, रा से राजस्थान। उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना के बारे में अगर पूछा जाए तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले तो ये है नर्मदा नदी पे स्थित, और इससे जुड़ा हुआ जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ये सभी इस परियोजना का लाभ उठाते हैं। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसका निर्मित प्रतिबिंब होता है कैसा? दांत का पिक्चर देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी और क्या होता है? वस्तु से बड़ा। इसका सही आंसर होगा आभासी और वस्तु से बड़ा। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सोलर कुकर में करते हैं, नाई दाढ़ी बनाने में करता है, हम लोग सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पे परमाणु का आकार क्या होगा? तो वैसे ये क्वेश्चन जो है इसमें अधिकांश लोग गलत करते हैं। देखिए सोडियम ये वाला भाग है, इसको हम लोग बोले सोडियम, और जैसे जैसे इस ओर जाते जाएंगे परमाणु संख्या बढ़ते जाएगा। सोडियम का 11 है तो वहीं आर्गन का 18 हो जाएगा, मतलब कि
बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाएगी। तो ऐसा लगता है कि इसका आकार भी बढ़ते जाएगा, किंतु हमने बताया था कि केंद्र में, नाभिक में जो होता है वो प्लस चार्ज होता है और इसके चारों ओर जो होता है वो माइनस चार्ज होता है। जब ये माइनस चार्ज बढ़ती है तो प्लस चार्ज भी बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे प्लस की भी संख्या, प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ेगी और इसके बीच आकर्षण अधिक होने लगता है। और जब आकर्षण अधिक होगा तो ये केंद्र की ओर घिसकने लगता है, जिस कारण से इसका आकार जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हम लोग जब बायां से दाहिना की ओर जाते हैं, दाएं की ओर जाते हैं, तो परमाणु का आकार छोटा होता है, किंतु ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु का आकार जो है वो बड़ा होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होगा। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाता है तो अवक्षेप का रंग दुधिया हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है और इसमें जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को डालेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, दुधिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्वरण की विमा होती है क्या। तो त्वरण की विमा निकालने के लिए त्वरण की फार्मूला जानना होगा, फिर उसका मात्रक और उसके बाद हम लोग विमा निकाल सकते हैं। तो आज सीखेंगे विमा कैसे निकाला जाता है। तो त्वरण, जिसको एसिलरेशन भी कहते हैं, इसको ए से डिनोट किया जाता है और ए बराबर होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड और टी का 1 सेकंड, यानी कि इस दोनों का मिलाकर जो मात्रक बनेगा, त्वरण का मात्रक पूछा जाए तो बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अगर हमें विमा निकालना हो तो इसका विमा कैसे निकालेंगे। लंबाई नापने के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं और लंबाई को हम लोग डिनोट करते हैं लेंथ को एल से, समय को हम लोग डिनोट करते हैं टी से और द्रव्यमान को हम लोग डिनोट करते हैं एम से। तो ये एम एल टी के द्वारा हम लोग विमा निकालते हैं। तो इसमें एम तो है नहीं, एम ये द्रव्यमान तो है नहीं, ये मीटर है, मीटर बताया है, दूरी के लिए आया है। तो हम लोग सबसे पहले एम के जगह ऊपर देंगे 0, क्योंकि ये द्रव्यमान वाला मीटर है और ये दूरी वाला, ये द्रव्यमान वाला एम है और ये दूरी वाला एम, तो इस पर हम लोग 0 देंगे। फिर है एल, एल जो होता है वो लंबाई को डिनोट करता है। लंबाई यहाँ पे है, मीटर दिया हुआ है तो हम लोग एल दे करके इसके ऊपर एक ही गो मीटर है इसलिए एल पे पावर ए देंगे, 1 देंगे। एस, एस डिनोट करता है समय को, समय यानी सेकंड को, तो यहाँ समय के लिए टी होता है, टी देंगे। ये स्क्वायर है और नीचे में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो त्वरण का जो विमा होगा वो हो जाएगा m0 L1 T इनवर्स 2। तो चलते हैं इसका आंसर की ओर। m0 L1 T इनवर्स 2, ये ऑप्शन नंबर 1 में ही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो सतहों के बीच सतह के अनियमितता के परिणाम स्वरूप होते हैं क्या। जब दो सतह एक दूसरे पे होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं घर्षण बल, उसको क्या बोलेंगे, घर्षण बल। अगला क्वेश्चन, डैश एक जटिल अस्थाई उत्तक है। जटिल अस्थाई उत्तक एक जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम। जाइलम भी एक जटिल अस्थाई उत्तक है और फ्लोएम भी एक जटिल अस्थाई उत्तक है। जाइलम के द्वारा किसी पेड़ में नीचे से ऊपर जल का प्रवाह होता है और फ्लोएम के द्वारा पत्ती में बने भोजन का ऊपर और नीचे सभी दिशाओं में प्रवाह होता है। ये जटिल उत्तक होता है। जटिल उत्तक किसको बोलेंगे, जो उत्तक एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उसको हम लोग जटिल उत्तक बोलेंगे। पैरेन्काइमा एक सरल उत्तक होती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था। अंग्रेज के द्वारा जो सबसे पहला किला निर्मित किया गया तो वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। उसका नाम क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। देखिए ये है
अंग्रेज़ों के द्वारा निर्मित पहला किला। इसकी जो बनावट हुई थी, निर्माण किया गया था, वो 1639 ईस्वी में किया गया था और फ्रांसीसी डे ने इसका निर्माण किया था। कौन किया था? फ्रांसीसी डे ने। ये सेंट फोर्ट जॉर्ज का निर्माण फ्रांसीसी डे ने 1639 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली जो महिला थी वो कौन है? तो अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट जो उड़ाने वाली महिला है वो है अवनी चतुर्वेदी। उसका नाम क्या है? अवनी चतुर्वेदी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम महिला पायलट कौन बनी? तो उसका आंसर होगा हरिता कौर। हरिता कौर जो है वो प्रथम महिला पायलट बनी थी। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो है कल्पना चावला। अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गई थी? कल्पना चावला। क्वेश्चन पूछा जाता है अब कल्पना चावला से नहीं बल्कि दूसरा कौन गई थी अंतरिक्ष में महिला? तो उसका नाम है सुनीता विलियम। दूसरा महिला जो अंतरिक्ष में गई थी उसका नाम क्या है? सुनीता विलियम। सुनीता विलियम। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको बोलेंगे कार्बन के सबसे बाहरी कक्षा में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और यदि चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन एक एक बंधन से जुड़ा हुआ हो तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। 2 या 3 बंधन से होगा तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ये जिस रूप में होता है वो रूप है, देखिए क्या, इसको CnH2n+2 ये भी बोलते हैं। ये एल्केन ग्रुप कहलाता है। एल्केन ग्रुप, ये ग्रुप एल्केन ग्रुप कहलाएगा और ये संतृप्त होता है। इसके अलावा एल्कीन और एल्काइन वो संतृप्त ग्रुप होते हैं। एन यहाँ संख्या को दर्शाएगा। जितना संख्या यहाँ होगा उसके दुगना में 2 ज़्यादा अगर H की संख्या होगी तो उसको हम लोग संतृप्त बोलेंगे। तो ऐसा ऑप्शन किस में है? यहाँ पे C का जो मान है वो है 1, इसका यहाँ दुगना है तो दुगना को एल्कीन बोलते हैं। यहाँ ये दुगना से 2 कम है, इसको एल्काइन बोलेंगे। यहाँ भी ये दुगना है। ये ऑप्शन में देखा जाए तो H का संख्या C के संख्या के दुगना से 2 ज़्यादा है तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है वो होता है फ्लोरीन। वो क्या होता है? फ्लोरीन। चूँकि ये यहाँ ऑप्शन में फ्लोरीन नहीं है तो हम लोग इसमें उसके बाद जो है वो क्या होगा? क्लोरीन। इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन। अगला क्वेश्चन, एक घर में 1 महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। जूल में इस ऊर्जा का मात्रा कितना होगा? 150 यूनिट दोस्तों, एक यूनिट में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो इसको हम लोग एक फार्मूला से देखेंगे। देखिए, यदि 1 यूनिट बोला जाए तो 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा और 1 किलोवाट घंटा बराबर होगा 3.6 बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। तो हम लोग इसी को निकालेंगे कितना? 150 यूनिट बराबर निकालना है। तो 150 यूनिट बराबर क्या होगा? इसमें भी 150 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 150 से गुना कर देंगे। 150 यूनिट बराबर हो जाएगा 150 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा बराबर। तो 150 गुना 3.6 × 10⁶। जब इसको गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5.4 × 10⁸। तो ये ऑप्शन जो है वो किस में है? ऑप्शन नंबर डी में ये है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है? सबसे ज़्यादा आयनीकरण ऊर्जा इन चारों में से हीलियम में होगी। अगला क्वेश्चन, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है, मतलब
उसके बाहरी कक्षा में अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन ना हो तो उसकी संयोजकता क्या होगी? उसकी संयोजकता हो जाएगी 0। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधी कार्यों में सक्षम है? उस कंप्यूटर का नाम है प्रत्यूष। उसका क्या नाम है? प्रत्यूष। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य कर रहा है? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और इसका जो ये क्या बोलते हैं उपाध्यक्ष है वो क्या है? राजीव कुमार है। इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पे किया गया और ये 1 जनवरी 2015 इसकी जो स्थापना हुआ वो कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही। हम लोग जल्द ही अपने अगले सेट को लेके आएंगे जो 185 से लगभग 210 तक का होगा।